आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है क्या? हाँ जी सर। क्या पढ़ रहे थे अपन? अपन पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में पार्ट 1 अपन पढ़ रहे थे। कितने लोगों ने कल रिवीजन किया? क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बहुत बेसिक बातें की थी। लास्ट बात मुझे जो याद आ रही है, अपन ने बात की थी कॉम्पोजिट्स नंबर की। ठीक है, उसी से शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, फटाफट से। तो अपन ने जो लास्ट बात की थी, क्विकली अगर एक बार मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ कि हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। देन अपन ने क्या बात की थी? व्हाट आर होल नंबर्स? तो आपको पता होगा 0 से लेकर 1 से लेकर 2 इन्फिनिटी तक वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। फिर अपन ने बात की होगी किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? जो नेगेटिव साइड्स वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं इन्फिनिटी तक। फिर अपन ने बात की होगी प्राइम नंबर्स की। सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनका ओनली टू फैक्टर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और इसमें हमने दो बातें छोटी छोटी और की थी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि 1 के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि 1 का एक्सेप्शन माना जाता है, क्योंकि 1 की टेबल में आता है लेकिन नंबर इटसेल्फ तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है काइंड ऑफ कि 1 ही है दोनों में ना। तो इसको हम एक्सेप्शन मान लेते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और आपको याद होगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन के खानदान में सिर्फ एक बलौता 2 ही था जिसने डेयरिंग दिखाया था प्राइम होने का। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई थी उस दिन? अपन ने शायद कॉम्पोजिट नंबर्स की भी बात कर ली थी, तो उसमें क्या बताया था कि जो इस खानदान के नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट। दैट इज नंबर विच आर नॉट प्राइम आर composite numbers are called as composite number। किसी को कोई दिक्कत? और आपने यहाँ बात की थी कि सबसे स्मॉलेस्ट composite नंबर, क्योंकि ना 1 तो नाइदर प्राइम नॉर composite, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, तो स्मॉलेस्ट इज 4 इज द स्मॉलेस्ट composite नंबर। देखा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको मैंने 5 लाइन में लिख दिया है। आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे ही होने चाहिए सर हर एक चैप्टर के, कि जैसे ही आप खत्म करो आपके 4-5 लाइन में ही पूरा चैप्टर का खेल आना चाहिए। ये थोड़ा रिवीजन के साथ भी आएगा सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आज आ जाए कल आ जाए। जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे वैसे वैसे आप मेमोरी को थोड़ा और शॉर्टन करते रहोगे, इन द सेंस कि अभी आप ये लिख रहे हो, जब अपन इस लेक्चर के बाद जाएंगे तो आप सिर्फ ऐसे लिखोगे NWZ, है ना, रैशनल रियल, ऐसे करके एक डायग्राम बना दोगे तो जो भी आज हम पढ़ रहे होंगे बस उसका यही होगा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आप अपना लिखने को थोड़ा काटते रहोगे और मेमोरी को बढ़ाते रहोगे। ठीक है, लिख ली इतनी सी बात। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार शॉर्ट नोट्स में, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था, तो इस पे टाइम वेस्ट आज ज्यादा अपन नहीं करेंगे। अपन को बहुत सारी चीजें और नई नई सीखनी है, जिससे क्या है कि अपन आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्या छाप लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये सारी बातें कर ली थी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट डालिए हेडिंग को प्राइम, और जिन्हें बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव है प्राइम के, ये खुद प्राइम नहीं है, दे आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, कि आपस में एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं कि मुझे तू प्राइम लग रहा है और वो बंदा कहता है मुझे तू प्राइम लग रहा है। देखते हैं क्या। कोई भी दो नंबर लेट्स से A, B आर कॉल्ड
co-prime if and only if their highest common factor, या किसी देश के कोने में जिस बच्चे को पता होगा GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 1, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD 1 हो वो क्या कहलाते हैं? को-प्राइम। अच्छा सर, ये HCF क्या होता है? देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4,15, तो बचपन की यादें अगर आती होगी तो अपन क्या करते थे? ऐसे लिखते थे 4, फिर उसको स्टार्ट करते थे स्मॉलेस्ट नंबर से कि डिविजिबल हो जिससे। तो 2 times 2 is 4, 2 times 2 1 is 2 and 1 times 1 is 1। तो अगर मैं 4 को लिखना चाहूं तो 4 को क्या 1 into 2 into 2 लिख सकता हूं? नहीं आई बात समझ में? क्या ये बचपन में पता था क्या? अच्छा सर, 15 को कैसे लिखते हैं? वही खेल खेलेंगे। 15 2 से नहीं डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से शुरू करेंगे। 3 5 times 15, नेक्स्ट 4 से नहीं होता, 5 से होता, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 5, 5 times 1 1 times 1, दैट इज 1 times 1, ऐसे करते राइट। 3 times 5 is 15, 5 times 1 is 5, 1 times 1 is 1। जिस बच्चे को तकलीफ हो वो एक बार ये देख ले, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1 into 5 into 3। और HCF निकालने के लिए क्या देखते थे? ऐसे फैक्टर्स जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन हो। मुझे सिर्फ 1 के अलावा कुछ और तो कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ? 1। इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ? 1। और ये तो अगर HCF 1 है, किसी भी दो नंबर का अगर HCF 1 होता है तो आपने अभी मुझे बताया कि वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। तो 4,15 क्या को प्राइम है? HCF है। किसी को HCF में कोई दिक्कत? अगर आप HCF को ध्यान से देखोगे तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन हो। आप देखो इन दोनों नंबर में 1 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है, और कोई है ही नहीं। क्या 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। जो दोनों जगह है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1। दैट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, देखता हूं, ये थोड़ा सा अलग हट रहा हूं मैं, है ना, बेसिक्स पे जा रहा हूं, हो सकता है किसी को तकलीफ हो यहाँ। मुझे बताइए 18 24 और लेट्स से 30, इनके HCF फटाफट मुझे बताएंगे कोई? तो आपने क्या किया? आपने फटाफट से बचपन की याद रखी। 2 9 times 18, 3 3 times 9, 3 1 times 1 and 1 1 times 1। तो 18 को आपने ऐसे लिख दिया होगा, दैट इज सॉरी माय बैड, 1 times 3 times 3 times 2। देन 24 को क्या लिखा होगा आपने? 2 12 times 2 6 times 2 3 times 3 1 times 1 1 times। तो आपने 24 को लिख दिया होगा 1 into 3 into 2 into 2 into 2। देन 30 को कैसे लिखा होगा सर? 2 15 times 3 5 times 5 1 times 1 1 times। दैट इज 30 is equals to 1 into 5 into 3 into 2। किसी को ये लिखने में दिक्कत? क्यों? अरे ये सर तो बिल्कुल ही गधे हैं, इनको तो ये भी नहीं आता है क्या? अभी समझाऊंगा कि क्यों लिखा मैंने। मुझे बताओ, एक तो 1 है, फिर 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। कोई और ऐसा फैक्टर जो तीनों में आ रहा हो? नहीं। तो इसका HCF, इन तीनों का HCF क्या हुआ? 1 into 3 into 2 is equals to 6। 1 into 3 into 2 is equals to 6। क्या बात समझ में आती है? अगर बात समझ में आती है तो मैं क्यों ये बता रहा था अब मैं उसको बताता हूं, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा, वैसे इतना काम का नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा होता, लेकिन मैं क्विकली एक चीज बताता हूं। अगर आपको किसी भी नंबर्स का HCF निकालना हो, लेट्स से ABC नंबर्स हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या ये बेसिक सी छोटी छोटी बात समझ में आई? मैं डर रहा हूं ये बात बताने के लिए, क्योंकि मेरा लेवल तो इतना ही है, अगर मैं ये लेवल बताने लग जाऊंगा तो शायद मुझे ही दिक्कत आ जाए। ऐसा नहीं है? क्या ये आप बचपन में सब कर चुके थे? चलिए, अगर बचपन में ये कर चुके थे तो ये बात आपके लिए, आपके स्टैंडर्ड की बात।
मुझे बताइए ए बी सी में, है ना, 3 नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस 1 मान लेता हूं इसका, और बी और सी का डिफरेंस भी निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंस 2। हो सकता है कि आपके केस में डिफरेंस 1 इक्वल टू डिफरेंस 2 आए, सेम सेम नंबर आए, हो सकता है। अगर नहीं आया तो अच्छी बात। अगर डिफरेंस अलग है, मतलब डिफरेंस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए 8 है और इसकी वैल्यू 10 है, तो आप क्या कीजिए, दोबारा से एक और डिफरेंस निकालिए। नहीं आई बात समझ में? क्या करना है, स्टेप 1 डिफरेंस 1 निकालिए ए बी का, बी से सी का डिफरेंस 2 निकालिए। ठीक है, स्टेप 2 आप चेक किए कि यह डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो ए का फैक्टर है, अगर है तो अच्छी बात। चेक कीजिए क्या वो डिफरेंस बी का फैक्टर है, तो अच्छी बात। क्या सी का फैक्टर है, तो अच्छी बात। अगर वो डिफरेंस तीनों का फैक्टर है तो वही एचसीएफ है। नहीं आई बात समझ में? क्या करना है सर, ए बी सी का सबसे पहले क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। इसका भी डिफरेंस निकाल लो, और फिर क्या चेक करना है, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। अगर है तो यही एचसीएफ है। अगर नहीं है, मान लीजिए ए और बी का है लेकिन सी का नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर चेक कीजिए क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। अगर है तो यही डिफरेंस क्या है, एचसीएफ। अगर ये भी नहीं है तो क्या कीजिए, आगे बढ़िए, लेवल 2, इसको बोलते हैं लेवल 1, फिर लेवल 2 पे जाइए और यहां चेक कीजिए डिफरेंस 3, क्या ये तीनों का फैक्टर है। अगर है तो ये एचसीएफ है। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो ये भी नहीं निकलेगा तीनों का फैक्टर, तो आपको उसको चालाकी से दोबारा से फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसके आगे तो कोई डिफरेंस नहीं ले सकते ना, भाई डिफरेंस 2 नंबर का लोगे, अब तो एक सिंगल नंबर बचा, तो इसको चालाकी से आपको तोड़ना पड़ेगा कि ऐसा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई बाय ऐसा लिखूं जिससे ये वाला नंबर या ये वाला नंबर तीनों का डिफरेंस आए, और जो भी तीनों का फैक्टर होगा वही क्या, एचसीएफ होगा। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? ये शॉर्ट ट्रिक है सर एचसीएफ बताने का। अगर आप इस तरीके से करने जाओगे तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अगर ये बात समझ में आती है तो इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं, ठीक है। मुझे बताइए सर, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था 18, 24 और 30। मुझे बताइए 18 और 24 का डिफरेंस कितना होता है, 4 to 6। 24 और 30 का डिफरेंस क्या होता है, 6। अरे भैया खुशखबरी है, ये तो बहुत आसान है, ये तो डिफरेंस सेम आ गया, बस चेक कर लो इसको। क्या 6 18 का फैक्टर है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 6 इज 18। क्या 24 6 का फैक्टर है 6 टाइम्स 4 इज 24। क्या 6 30 का फैक्टर है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये तो फैक्टर है ही। इसका मतलब एचसीएफ क्या है इनका, 6। और क्या वही आया था, नहीं आई बात समझ में? आपने कहा सर ये तो इतना आपने कहानी सुनाई, इतने से तो मैं ये कर लूंगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इससे कीजिए, वरना शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्यों बताई, अच्छा शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास नंबर लिखता हूं मैं 85210651491। मुझे इनका एचसीएफ बताइए जरा, मुझे इनका एचसीएफ बताइए। अब करो वो तीनों मेथड करो जरा क्या वो लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा मुझे बताइए, मेरे तरीके से बताइए, क्या इनका डिफरेंस कितना आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या इनका डिफरेंस 106585231, 10 में से 2 गया, 213 आया। और इसका डिफरेंस करेंगे तो 14911065, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 11 बन जाता है, 11 में से 5 गया तो 6 आया, 2 बचा और 4 आया। क्या ये 426 लिखा हुआ है? इसको क्या मैं डिफरेंस 1 मान लूं और इसको मैं डिफरेंस 2 मान लूं? नहीं आई बात समझ में? तो चेक करो, क्या डिफरेंस 1 इसकी टेबल में आता है, तो मुझे दिख रहा है कि इसको अगर मैं लगभग 200 मान लूं और इसको लगभग 8 मान लूं, एक बार चेक करो क्या 4 टाइम्स ये आ रहा है, तो 2 1 3 4 टाइम्स किया तो 3 4 टाइम्स 12 415,
528। अरे खुशखबरी, एक चीज तो सेटिस्फाई हो गई। क्या इसको चेक करो, इसको अगेन 200 मान लो, इसको 1000 मान लो, लगभग लगभग तो 5 से मल्टीप्लाई होता है। तो चेक करो क्या 5 3 टाइम्स 15, 5 1 6, 5 2 10, 1065। खुशखबरी, ये भी इसने पार कर लिया है मोड। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये इसके टाइम्स में आता है। इसको 200 माना, इसको लगभग लगभग 1400 मान लो, तो 7 टाइम्स, तो 2137 टाइम्स 3 7 2। अरे ये तो डिजिट मैच कर गई। 7 टाइम्स 9, दूसरी डिजिट भी मैच कर गई। 14 1491, ये भी मैच कर गया। दैट इज 7 टाइम्स। क्या आपने फट से लिख दिया इन तीनों का नंबर का HCF है 213। किसी को कोई दिक्कत? मुझे ऐसे कुछ HCF डिटेल में नहीं जाना, मुझे सिर्फ को प्राइम बताना था कि दो नंबर्स जिनका HCF, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, क्या वो कहलाते हैं को प्राइम। ठीक है, पर मैं HCF बताने लग गया, कभी आपके जीवन में ऐसा आए तो आप फट से HCF निकाल लेंगे। अच्छा, अब मैं बात ही कर रहा हूं तो मेरे मन बहुत विचलित हो रहा है बिना बताए कि इसकी फील दिलाए आपको अगेन बताता हूं। इसका मतलब क्या है कि 213 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है। तो याद कीजिएगा कि जब भी आपको मैक्सिमाइज करने की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की तरफ बताता हूं, आपको दिया है किसी ने कि 12 एप्पल्स हैं आपके पास और आपके पास 18 ऑरेंजेस हैं, तो और आपको ये डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है ग्रुप में जिससे सबको इक्वल चीजें मिले, जिसको सबको इक्वल चीजें मिले। तो वो ग्रुप कितने का होगा मैक्सिमम, राइट? कितना ग्रुप बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा जिससे सबको बराबर चीजें मिले, कि उसके पास एप्पल जो मैं हूं और जो दूसरा ग्रुप है, जो अलग जितने भी ग्रुप बनेंगे सबके पास सेम चीजें हूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है कि 12 एप्पल्स हैं, 18 ऑरेंजेस हैं और आपको ग्रुप में डिवाइड करना है इनको। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे जिनके सबके पास सेम चीजें हैं? इसका मतलब क्या है कि आपको पता करना है कि 12 और 18 का वो कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है, तो उतना ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल 12 और 18 का डिफरेंस मुझे बताओ कितना होता है? डिफरेंस मेथड मैं तो कर ही नहीं रहा कैलकुलेट। 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 6 टू 12 में भी आता है और 6 18 में आता है। 3 टाइम्स 6 3 4 12, तो 6 इज द HCF। बिना देखे लिख दिया मैंने 6 HCF। इसका मतलब कि ऐसे आप 6 ग्रुप बना सकते हो, ऐसे आप 6 ग्रुप बना सकते हो। अब 6 ग्रुप बना सकते हो तो 12 डिवाइडेड बाय 6, सबको क्या दे दो? 2 एप्पल, 2 एप्पल, 2 एप्पल और क्या दे दो? 18 डिवाइडेड बाय 6 3 ऑरेंज। देखो क्या सारे ग्रुप के पास इक्वल चीजें आ गई? क्या सारे ग्रुप के पास इक्वल चीजें आ गई? दैट इज इट। ये आपके सिलेबस में कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं अगेन बात कर रहा हूं, जैसे कई आप देखोगे एप्टीट्यूड टाइप्स क्वेश्चंस में ऐसी चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में आपके काम आएंगी, इसलिए मैंने यह बात आपको बता दी है। ठीक है, जैसे कई बार वो पूछता है कि अगर एक वुड का कुछ इंचेस है, लेट्स से उसने कुछ नंबर दिया एंड दूसरे वुड का भी इंचेस है, इन दोनों में से मैक्सिमम वुड कैसे काटें? तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी मैक्सिमाइजेशन की बात या ऐसी चीज की बात कर रहे होंगे जहां हमें हाईएस्ट नंबर जाना है, वो क्या कहलाएगा? HCF। ठीक है, अब मैं HCF की बात कर रहा हूं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं LCM की बात ना करूं। तो लिख लीजिए लीस्ट कॉमन फैक्टर। जिनको पता है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं सर। ये क्या है? छोटी छोटी बातें हैं। कई बार बच्चा समझ नहीं पाता, कई बार समझ जाता है तो अच्छी बात है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता के चलूं। ठीक है, आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप प्रैक्टिस कीजिए। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4 15 30 64 और मैं छोटा नंबर लेके बात करता हूं, एग्जांपल मैं आपको बड़ा नंबर दूंगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? बचपन में हमने सीखा था तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, है ना? लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि सबका जब इसको करें लास्ट में 1 1 आना चाहिए। जैसे कि बचपन में मैं करता था, यहाँ नंबर लिखते थे 2 टाइम्स 15, 15 नहीं कटता है, 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स 1 15, 15
ये 1 आ गया, वेरी गुड। फिर इसको स्टार्ट करेंगे तोड़ना, तो 3 टाइम्स ये तो 1 रहा, 3 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 15, ये 5 रहा, ये 1 रहा, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। तो अगर तीनों 1 आ जाते हैं वहां हम रुक जाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। क्या बचपन में पढ़ा था, दैट इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, कितना आया, 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 12 टाइम्स 5 16। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। एलसीएम निकाल, किसी को यहाँ दर्द, कुछ नहीं होता है, आप नंबर शुरू से स्टार्ट करो, उसको 1 पहुंचाना होता है हर एक नंबर को। तो अगर वो 1 बन गया उसको कंटिन्यू रखो, फिर नेक्स्ट नंबर के पास जाओ, है ना, ऐसे करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, मुझे तो ये मेथड फॉलो ही नहीं करना। मुझे बताओ आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक है ना, मैं शॉर्ट ट्रिक चिल्ला के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, को शॉर्ट ट्रिक नहीं है एचसीएफ में, जैसे हमने डिफरेंस करके देखा, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो एक्चुअली एचसीएफ का फंडा है। आप अगर फील लोगे ना एचसीएफ की, तो आपको समझ जाएगा अपन क्या कर रहे हैं। अपन वो फैक्टर्स देख रहे हैं डिफरेंस निकाल निकाल के, जो तीनों की टेबल में आ रहे हो। वहां भी अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है वो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप निकाल सकते हो जल्दी से, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ शॉर्ट ट्रिक। मार्केट में शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, है ना। इस केस में क्या होता है, क्या करो आप, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, तो आप 30 को एलसीएम मान लो, ठीक है, 30 को एलसीएम माना, फिर आप एक एक नंबर के पास जाओ और उससे पूछो क्या तुम इसमें हो कि नहीं, क्या तुम इसमें हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4, क्या 4 30 में है, 4 पूरा नहीं है, लेकिन अगर आप देखो 30 को कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसे 2 टाइम्स 15, ठीक है, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 2। तो ये वाला पार्ट तो है इसमें, कौन सा वाला मिस हो गया, अगला 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर उसको दे दो, तो ये पूरा पूरा इस वाले नंबर में आ गया एलसीएम में। अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने 30 को सबसे हाईएस्ट नंबर को क्या मान लो आप, एलसीएम। फिर आप क्या करो, चेक करो क्या वो पूरा पार्ट इसमें है कि नहीं, अगर नहीं है, जितना है उतना तो रहने दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 को चेक करो, क्या 15 पूरा पूरा है, ये पूरा पूरा 15 इसमें है। क्या 30 पूरा पूरा है, 30 तो पूरा पूरा यहाँ था ही, तो इसका मतलब 3 2 टाइम्स 60, 60 इज द आंसर। तो एलसीएम कितना आया, 16। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। अगर आई है तो एक एग्जांपल और लिखें, लेट्स से 18, I'm just randomly writing, right, 32 and 40, let's say, इसका बताओ मुझे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेट्स से 6, है ना, है ना, कुछ भी, आप 5 लिख दो, 4 लिख दो, अब आपका खेल है वो, ठीक है। मुझे बताओ, तो अपन ने क्या सीखा कि सबसे बड़े नंबर को मान लो आप, वो एलसीएम है। फिर चेक करो कि ये पूरा इसमें है, तो आप चेक करोगे कि ये 2 टाइम्स 3 होता है 6, पर ये 2 टाइम्स 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा आ गया, ठीक है। आप 18 देखो, तो आपको दिखेगा 3 टाइम्स 6 इज 18, है ना, 6 को और तोड़ोगे तो 3 टाइम्स 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप देखोगे ये 3 तो है, ये 2 भी है, लेकिन ये वाला 3 मिस हो गया, तो इसको इंक्लूड कर लो। नहीं आ रही बात समझ में, करना कुछ नहीं है, जितना नंबर है अगर वो पूरा है तो अच्छी बात, नहीं तो जितना है उतना छोड़ के उसको इंक्लूड कर लो। 32 चेक करो, 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, छोटे नंबर से तोड़ने की जगह बड़ा करो, क्योंकि उसको तोड़ना आसान है। तो आप इसको 4 इंटू 8 लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 इंटू 2, और 2 को अगर लिखना चाहते हो कितना 2 है वो देखना चाहिए, ये लिखा है 2 इंटू 20, तो इसको दोबारा से तोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5, क्या लिखा है, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 5 40 लिखा हुआ है, फिर 3 और 3, तो इसमें चेक करो क्या 3 2 आ गए, तो इसको अगर तोड़ूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है इसमें, 32 में कितने 2 हैं, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी, ये तो 3 2 5 2 है ना। तो अपन के खेल कितना था, 3 का खेल लिया था हमने, तो 3 का खेल लिया, बचे कितने 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4, ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आया वो आपका एलसीएम है।
क्या बात समझ में आई? तो एलसीएम का खेल कुछ नहीं है कि अगर वही, अब इसका इससे समझो फील लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबको 1 1 बनाना है, मतलब कि ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता हो, ऐसा नंबर हो तीनों का फैक्टर हो, तो वो कौन सा है? इस केस में ये था और इस केस में 60 था। क्या एलसीएम की बात समझ में आई? क्या एलसीएम की बात समझ में आई? अपन के टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम की बता दी। और याद भी रखिएगा कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अगर ए कॉमा बी दो नंबर हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से, और वो कैसे मिले हुए हैं? एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम। ठीक है, अगर आपको दो नंबर और एक एलसीएफ देते तो आप उसका एलसीएम फट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बातें बहुत काम की होती है रिलेशंस, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेंगी। भाई अगर मैंने इन तीन नंबर्स का एचसीएफ दे दिया तो आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, फट से निकाल लो रिलेशन लगा के। नहीं आया बात? ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, कभी काम में आए नहीं, बट मेरा काम इंपॉर्टेंट यहाँ क्या था सर? मेरा काम आपको समझाना ये था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो नंबर, वो फैक्टर सबसे बड़ा जो तीनों में आता हो। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कि ये नंबर जिसकी वजह सारी टेबल्स में इन नंबर्स में आता हो। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। ये बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? क्या कोई डाउट, कोई असमंजस, कोई इशू? मजा आ रहा है? ठीक है, तो अपन को प्राइम समझ गए कि नहीं? छाप दिया? आगे बढ़े? ओके सर, अपन ने बात कर ली फटाफट से नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स, प्राइम, कॉम्पोजिट्स, को प्राइम। नेक्स्ट लिखें 7th ट्विन प्राइम। अरे यार ये प्राइम वाले कितने प्रजाति के हैं, लिख लीजिए ट्विन प्राइम। अच्छा, को प्राइम में याद रखिएगा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि को प्राइम प्राइम होना जरूरी नहीं, कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, लेकिन ट्विन प्राइम क्या होते हैं? एनी टू नंबर्स जनरली क्या होंगे? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मैं बोल रहा हूं, बट एनी टू नंबर्स, सॉरी माय बैड, देखा मैंने कहा था कंफ्यूजन होती है, मैं वही लिखने जा रहा था। एनी टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime। तो ट्विन से क्या होता है सर? 2। अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है तो वो क्या कहलाए जाएंगे? ट्विन प्राइम। एग्जांपल देखो बच्चों, 3,5, क्या 5 - 3 2 होता है कि डिफरेंस 2 है? फॉर एग्जांपल 7,5। मेरा को बस इतना ही आता था, आगे के आप नंबर्स खुद देखेंगे, 2-3 एग्जांपल लिखेंगे जो आपने प्राइम नंबर पिछली क्लास में अगर लिखे होंगे तो उसमें से कुछ 1-2 एग्जांपल आप छाप डालें। सिंपल सी बात, एनी दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो? 2, वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम। इससे अधिक इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन होती है। मैं वो लिखने ही वाला था कि नेचुरल नंबर, तो याद रखना कि प्राइम में प्राइम की बात होगी और को प्राइम में नहीं होगी, ट्विन प्राइम में होगी। ठीक है, होगी। क्या बात समझ में आती है? ये थोड़ा सा बी कॉशियस, ओके, कॉशन, ठीक है, डेंजर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवाइज, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? छाप लो। क्या आपको लग रहा है कि चीजें कठिन जाने वाली हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अभी तक समझ में आ रहा है
नहीं अभी आ रहा है तो आएगा है ना, अभी से कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं क्योंकि मैं छोटी बातें ही करता चलूंगा, मुझे कुछ बड़ा तो आता नहीं है ना, बस ठीक है ना। छोटी बातें यहाँ करूंगा, बड़ी बातें एग्जाम में दूंगा, तो वो आपके होमवर्क पे डिपेंड करेगा। पर ये बात बता दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कोई सा भी हो आप कहीं से भी उठा के लेकर आ जाइए, और वो फंडामेंटल अगर मैंने क्लास में नहीं बताया होगा तो हो सकता है मैं बेकार टीचर हूँ, ठीक है। आई एम क्लेमिंग दिस, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बढ़ाया अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्या ही फायदा, फिर देयर इज नो यूज, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। DHF आज मिलेगा आपको होमवर्क, है ना, पहला DHF, है ना, क्योंकि पहले DHF में बेसिक जो भी हमने बातें की हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, तो हाथ चलना सीखेंगे आप उससे। बहुत बकवास से क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उनको सॉल्व करना तुरंत स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ खुलेगा, और जैसे ही आप खुलेगा मेरे साथ आप मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस में, और जहां आप मैनिपुलेशन करना सीख गए सर, आहा मजा ही आ जाएगा सर। बड़े क्वेश्चंस में जो मैनिपुलेशन करना सीख गया, आपको पता चल जाएगा कि ये सर ने बोला था कि अगर ये दिखे तो ये कर दो, जैसे करो ये दिखे तो वो कर दो, तो ऐसे कड़ियां जुड़ते कोई भी कठिन से कठिन सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? मेरे को फटाफट से ये ऐसा लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री है ना भाई, फालतू की चीजें जल्दी खत्म करते हैं ना अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जो कि है आप सभी का फेवरेट रैशनल नंबर्स। बचपन में सब पढ़ा था लेकिन फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं और फटाफट पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स को सर क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स किसी को याद आता हो तो P/Q फॉर्म वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर लिख लीजिए। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q belongs to integer के family के, and Q is not equals to 0 and Q is not equals to 0 are called rational numbers। इतना बड़ा लिखने की वजह है मेरे पास कि बचपन में जो ऐसा लिखते थे, अब हम एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। अब इतने बड़े को लिखने का एक मतलब था कि इसको छोटा लिखना कैसे सिखाऊं। तो याद रखना एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि 1, 2, लेकर इन्फिनिटी दिस नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं सीधा लिख दूंगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मुझे लिखना होगा 0, लेकर इन्फिनिटी दिस नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर मुझे लिखना पड़ेगा 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी, मैं लिख दूंगा दिस बिलोंग्स टू I प्लस। अगर मुझे लिखना पड़ेगा -1, -2 दिस बिलोंग्स टू I नेगेटिव। इसका मतलब समझ में आया, बिलोंग्स टू। तो अब देखो कि रैशनल नंबर को मैं इसकी फुल फॉर्म को कैसे, पूरी डेफिनेशन को कैसे शॉर्ट में लिखता हूँ। Q that is rational number is nothing but any number of P/Q form where or and, इसको याद रखना है, ये क्या है, wherein P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। क्या यही मैंने नीचे लिखा और यही मैंने यहां लिख दिया। कोई भी नंबर P/Q फॉर्म का जहां P and Q, इसको आप एंड मान लीजिए, वैसे इसका अलग मतलब होता है लेकिन अभी मान के चलिए एंड P and Q belongs to Z where Q is not equals to 0। कंफ्यूजन है वेयर एंड एंड में, इट्स एक्सप्लेनेटरी मार्क राइट, कि आप उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो P/Q where P and Q belongs to Z where Q is not equals to 0, या P and Q is nothing but P/Q and P and Q belongs to 0 and Q is not equals to 0। कंडीशन दोनों तभी, ऐसा नहीं कि इतनी बात सच थी लेकिन ये वाली बात देखी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मुझे पता है 1/3 क्या रैशनल नंबर है, चेक करो
क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन क्या था, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या थी, q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। क्या q 0 नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, रैशनल नंबर। नहीं आया। पहली कंडीशन क्या थी, p बाय क्यू की फॉर्म में। क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन क्या थी, p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है। तीनों कंडीशन, और ये क्या कहलाया गया, q। ये क्यों लिया, ये समझाने के लिए भी लिया कि आप कई बार गलती कर देते हो। इसको अगर आप खोलोगे तो आपको मिलेगा 3 3 3 3, और आपकी पीढ़ी भी लगाती आ जाएंगी और 3 जोड़ती रहेंगी, तो ये नंबर है। बचपन में अगर आपने पढ़ा होगा तो बचपन में इस नंबर को क्या बोलते थे सर, इस नंबर को बोलते थे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं आया, जो रिपीट होता हो और खत्म ना होता हो। ठीक है, तो याद रखेगा अपन को कंडीशन सिर्फ क्या देखनी है, p बाय क्यू। अगर p इंटीजर नहीं है तो वो रैशनल नहीं है। मुझे बताओ क्या 4 रैशनल है, कंडीशन चेक कर लो। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 तो नीचे होता ही है, ये तो मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में है। क्या p इंटीजर है, क्या q इंटीजर है। क्या q 0 है, नहीं। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या बात समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अपना कौन सा नंबर था ये, एक सेकेंड, 8। तो अपन बढ़ते हैं 9th की तरफ, दैट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इसको डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट या q डैश। अच्छा, अगर आपको मेरी पहली बात समझ में आओगी तो मैं फटाफट से लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, QC इज नॉट इक्वल टू p बाय q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू such when q is not equal to 0। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं। एनी नंबर जो p बाय q की फॉर्म में नहीं है, जहां p और q इंटीजर है और q 0 है। नहीं है मतलब कि इस फॉर्म में भी नहीं है, या इसमें गड़बड़ कर दी, या इधर गड़बड़। तीनों में से एक भी कंडीशन सही हो गई, तीनों में से एक भी कंडीशन सही हो गई तो वो रैशनल नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए √3/4√2, क्या ये रैशनल है कि रैशनल। क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में है। एक कंडीशन सही। क्या ये इंटीजर है, p इंटीजर है, नहीं। क्या √3 इंटीजर है, नहीं। किसने बोला, 1 पॉइंट। क्या वैल्यू होती है इसकी, अच्छा अभी मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू याद रखना 1.7। लेकिन क्या ये मैंने इंटीजर्स क्या बोले थे, +-1 +-2 0 +-1 +-2 +-3, राइट। तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी इंटीजर नहीं है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 मान के चलें। ठीक है, मतलब पूरी नहीं होती है, आगे नंबर्स होते हैं, मैं मान के चलूँ 1.4 मान के चलें। तो ये दोनों नंबर नहीं है, नहीं है। क्या √3 इंटीजर है, ये कहाँ बताया मैंने, रूट्स इंटीजर नहीं है, √3 नहीं है इंटीजर। अच्छा नहीं है सर, मुझे बताइए क्या ये रैशनल है कि इरैशनल है। अरे गधो, बताओ जल्दी। क्यों, अरे भाई ये 2 रूट कितना लिखा हुआ है, 2√2 अपॉन नीचे 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है, √2/2। तो ये p बाय क्यू की फॉर्म में है लेकिन इंटीजर नहीं है, रॉन्ग। अच्छा मुझे बताओ √4/√16। तो कई लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो +-1 से खुलता है। सही बात है, सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, +- या +- हो तो p बाय क्यू की फॉर्म में p और q इंटीजर तो है ही ना। ये +4 भी इंटीजर होता है, -4 भी इंटीजर होता है। आपने सही किया कि रूट खोलते हैं तो +- जो भी होता है, अगर वो आ रहा होता है x² है तो ये +-x बनता है एक्चुअली में। मैं आपकी बात से सही हूं,
मैथ्स में गलती कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम बात रैशनल और रैशनल की कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कल को मेरे पास 2/√16 होता तो ये आता 2/±4, और +-4 दोनों ही क्या है, इंटीजर। तो मैं चाहे आप इसको 2-4 लिखो या 2+4 लिखो, दोनों ही क्या है, रैशनल। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, √4/√16 को खोलो तो ये क्या बन के आया, 2/4, 1/2, या प्लस माइनस लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे चेक करना p/q, क्या p और q इंटीजर है, नहीं, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो इस केस में ये रैशनल है, याद रखेंगे। अच्छा, याद पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, 3.14 आप लिखते हो, अगर आप आगे जाना चाहो तो 3.15, चलते 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 रहता है। ये भी क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल। 22/, अच्छा कई लोग कहेंगे कि 22/7 तो है, अच्छा मुझे बताओ 7/0 ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, p/q की फॉर्म में है, लेकिन इसने धोखा दे दिया। चिंता मत करो, ऐसे नंबर्स भी हम पढ़ेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, लिमिट्स, है ना, ऐसी चीजें भी अपन पढ़ रहे होंगे, डू नॉट वरी। कितनी बात समझ में आती है? आती है तो फटाफट से लिखें। वही है, सिंपल सी बात है, इंटीजर है आपके +-1, जो नेचुरल नंबर्स में बस साइन का प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ कहाँ आएगी आपको, जहां आपको जो वहां इंटीजर्स में नहीं है वो सारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल्स में, चिंता ही करना। बस आपको ध्यान रखना, जैसे इसमें कई बार खेल जाएगा ना आपके साथ, वो यहाँ खेल जाएगा, वो आपको देगा, क्योंकि आपका मन में क्या आ गया जी, रूट देखते ही, इसलिए मैंने वो लिखा कॉशियस, एक एग्जांपल लेके दिखाया कि आपको रूट देखते ही ये नहीं बोल देना है कि वो रैशनल इरेशनल, उसको सिंपलीफाई किया। जैसे एक और एग्जांपल लिखे, आपको लग रहा होगा कि मैंने चालाकी की, लेकिन ये तो फिर से वही निकला, पूरा खोल के देखा तो √2 रूट बच रहा था ऊपर, लेकिन इस केस में रूट बिल्कुल नहीं बच रहा था, तो ये रैशनल है और बाकी इरेशनल है। वो धोखा तो करेगा ना आपके साथ, वरना अगर मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है इस पे तो मैं क्या बनाऊंगा, इस तरह का कुछ ऐसे खतरनाक बना दूंगा, नहीं आया, है ना, तो उस चीज को याद रखेंगे। हाँ जी सर, कितने लोगों को 9 बातें अच्छे से समझ में आ गई कि क्या रैशनल्स होते हैं, क्या इरेशनल्स हो गए हैं, क्या सबको ये लिखना आ गया? तो मुझे अब 10 लाइन के नोट्स चाहिए आज के और कल के लेक्चर, आज के जो पिछला लेक्चर अपन ने पढ़ा था, क्या आप सबको इस अपनी जो इससे लिख सकते हो, है ना, एब्रीवेशंस में लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, फटाफट से लास्ट बातें करेंगे और हमारा पार्ट 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई दर्द, कोई गम? ये है ना कि पापा बड़े आगे, चलिए लिखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि रियल कॉन्सेप्ट है, जो कि रियल नंबर्स है। लास्ट कॉन्सेप्ट ही रियल नंबर्स है और वही रियल है। रियल नंबर सर कुछ नहीं होते, जो भी नंबर आपको पता हो, आपने अपने जीवन में जितने भी मार्क्स पाए हो, या जितने मार्क्स की अपेक्षा रखी हो, या जितने मार्क्स का ख्वाब सोचा हो, या जितने मार्क्स का टेस्ट दिया हो, कोई भी नंबर जहां पे भी देखा हो वो रियल नंबर है। एनी नंबर विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता हो, आइदर रैशनल और इरैशनल, irrelevant of that, it is real number। लिख लीजिए, वही है real numbers। any number which exists is called real number। √2 pi epsilon 2.7 है ना, √3 7/2 √2 8 -72 100 blah 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 blah, any number which exists is called as real number। any number which exists is called as real number। अच्छा, मुझे एक बात करनी है जिसको अपन बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है सर? नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन कुछ नहीं होता सर, नंबर लाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो अपन बोलते हैं जो भी नंबर लाइन पे नंबर्स आप डिनोट कर सकते हो वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला है ना, तो मैं अब जस्ट बता दूं कि ऐसे डिनोट नंबर लाइन बनाते हैं, एरो बनाते हैं, इसको बोलते हैं कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बीच में जीरो डालते हैं। अब आपका मर्जी है कौन से स्केल पे लेना है, ठीक है। अब आपके जो नंबर है उसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है नंबर लाइन पे, -1 -2 -3 चलते चलते चलते, ठीक है। क्या बचपन में बात की थी? आपका मन है सर, है ना, कि आप इसको कितने उससे लेना चाहे, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका मन है, ठीक है। आप यहाँ 72 लिख दें, फिर 148 लिख दें, जो भी नंबर लिखना चाहें। इट्स अ पिक्टोरियल, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सिंपल सी बात रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे रिप्रेजेंट -72 8 -3 64 एंड 172 ऑन नंबर लाइन, मुझे करके दिखाएं, फटाफट से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाएं ये नंबर्स। और जिस किसी का भी आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा उसके लिए इनाम, ठीक है। लेट्स सी। इसमें क्या मजा नहीं आता ना डिजिटल बोर्ड्स में। ये तो ये है कि थोड़ा एयर में भी जा रहा है ये, है ना। वरना जो मजा चौक से है सर, चौक में क्या हाथ जब गंदे होते हैं, आपकी मेहनत दिखती है, आप कितने घिसे हो ना। मेरे जो पुराने अगर आप वीडियोस देखे होंगे, है ना, तो सारे तब तो क्या था, गरीबी में हाथ आटा गीला था, है ना, तो चौक ही और बोर्ड अफोर्ड कर सकते थे। इतना मजा आता था चौक घिसने में, तरह तरह के रंग। और जब आखिरी में जाते थे ना, बाई चांस अगर आपने कुछ डार्क कलर की शर्ट पहन ली, आए हाय हाय, वो इतना मस्त, यू नो, जेंजी लुक देती थी उस है ना। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ देखते हैं। -72 8 -3 64 172। कितनों ने ये बनाया? कोई है ऐसा? सच में सिंपल सा है। सी आप कई लोग कितने ही तरह, जितने बच्चे यहाँ हैं सबने अलग अलग बनाया होगा। क्या मुझे इस चीज से इसका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? मुझे पड़ रहा है -100 से छोटा ही है -72, ये बात सही है। -3 0 के पास होगा, उससे मुझे ये पता चल गया। 8 0 के इधर होगा, वो पास होगा। 64 50 के बाद आता है, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। 172 150 के बाद आता है, ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे रिप्रेजेंटेशन देना हो वैसा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई जैसा रिप्रेजेंटेशन देना है आप वैसे रिप्रेजेंटेशन दो ना सर, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर यहाँ लिख दिया है 200 -200, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने यहाँ बनाया होगा, है ना, हिसाब से। -72 यहाँ बनाया होगा, -3 यहाँ बनाया होगा, 8 यहाँ बनाया होगा, 64 यहाँ बनाया होगा, 172 यहाँ बनाया होगा। नहीं आया। किसी व्यक्ति ने 0 लगाया यहाँ, हो सकता है कि 1000 लिख दिया हो यहाँ, यहाँ ही 1000 लिख दिया हो, तो उसको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल यहाँ पे नंबर प्लॉट करने पड़ेंगे। यहाँ -3, यहाँ -8, यहाँ जाके -72 और यहाँ जाके 64। सिंपल क्या है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन करते हैं। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोई शक ना, आपका मन है, आपका स्केल है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जितना आपका स्केल आपकी कॉपी में समा जाए वो यूज करना है, ठीक है। नंबर लाइन वापस आएगा जब हम इंटरवल्स की बात कर रहे होंगे। याद रखिएगा ये 0 के इधर वाला पॉजिटिव पार्ट, 0 के इधर वाला नेगेटिव पार्ट, ठीक है।
और जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लें उन्हें क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 0, √2, √3, है ना, ऐसे करते चलते, पाई, -1, -2, any number which can be plotted on number line are called real numbers. सुकून की सांस भरते हुए पार्ट 1 नंबर सिस्टम का एंड होता है। मुझे आशा है कि आज सभी को ये 10 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि आप मैथ्स में ना आपको क्या है कि लिटरेचर की कम आदत रहती है, मतलब बहुत सारा अगर लिखा होगा तो आप डर जाएंगे। अगर मैं वहीं कह दूं ना सॉल्व फॉर दिस x² + 1 + y² + 1 ऐसे कुछ दे दूं तो आप फट से करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं इसके आगे मैं कुछ थ्योरी लिख दूं बहुत बड़ी बड़ी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही आपको डर लगेगा, क्योंकि हैबिट नहीं है, राइट, हैबिट नहीं है आपकी। तो इसलिए हैबिट बनाने के लिए ये सारा जो लिटरेचर मैंने कवर किया है केमिस्ट्री के रूप में रट लीजिए। समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं तो रख लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और सारे नंबर्स को देखते हुए चलते हैं और एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। कहाँ थे, हमको तो आया ही नहीं, क्या ये पढ़ रहे थे अपन? क्या जादू होता रहता है इसमें। चलिए पूरा रिवीजन करें। तो मुझे बताएं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, ठीक है क्या। फिर अपन ने अगर नेचुरल नंबर में 0 कर दूं तो वो क्या होल नंबर हो गया। तो मैं क्या कह दूं, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नहीं आया, ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि W इज नथिंग बट 0, n ओनली, राइट। तो सारे n W हैं पर सारे W n नहीं है, क्योंकि 0 का खेल, वो कहेगा 0 बताओ, ठीक है। तो होल नंबर n, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। आगे बढ़ो, फिर अपन ने पढ़ा था इंटीजर्स। तो ये वाला पार्ट 0 से लेकर इंफिनिटी वाला पार्ट, कॉमा -1, -2, माइनस चलते चलते वाला पार्ट। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। 0, 1 से लेकर इंफिनिटी तक ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, मतलब कि z इज नथिंग बट -1, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, कॉमा होल नंबर। सोचो, सो होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, integers are nothing but, all integers are nothing but rational numbers। सोचो, तो जो रैशनल नंबर है, मान लो a रैशनल नंबर है तो वो इंटीजर तो है ही, वो होल नंबर भी है और वो n भी है। तो अगर वो खानदान बड़ा वाला है, रैशनल है, तो वो z भी है, वो w भी है और वो n भी है। लेकिन जो n है वो n ही है, वो ये नहीं, उल्टा नहीं हो सकता। यहां से यहां जा सकते हो लेकिन वापस नहीं जा सकते। क्या ये सब सेट्स समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या है। अच्छा, फिर एक आते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स, है ना, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। और रैशनल और इरैशनल जो भी नंबर होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है क्या, ये बात समझ में आई। तो रियल नंबर कुछ नहीं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, क्योंकि नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, है ना, और उस सब में कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अगर ए रियल नंबर है तो ए क्या क्या है, तो ए इंटीजर भी है, ए होल नंबर भी है, ए नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। लेकिन अगर ए नेचुरल नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो होल नंबर हो, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, और जरूरी नहीं कि वो रैशनल नंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए अगर नेचुरल नंबर है 2, या मैं बात करूं उस केस में, राइट,
तो ऊपर जाना दिक्कत, क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना जीरो, तो यहाँ जीरो नहीं है। तो अगर जीरो, अगर मैं बात करूँ क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, वो होल नंबर है। तो यहाँ अगर नंबर है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या ये डायग्राम समझ में आया? क्या समझ में आया? तो यहाँ आपका पार्ट 1 समाप्त होता है ना। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा जो भी अपन ने पढ़ाया है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब हम बचपन में पढ़ के आ रहे होते हैं ये सब, हो सकता है इधर उधर थोड़े कॉन्सेप्ट हमको पता हो या ना पता हो, लेकिन अभी, क्योंकि मैंने आपसे पहली बात किया था कि मैं आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका फाउंडेशन हम हर चैप्टर में, क्योंकि मैं ये तैयारी पता है किसके लिए कर रहा हूँ, आप इंटरवल्स पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक्स पढ़ेंगे, जितने भी अलजेब्रिक चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब के लिए क्या है, ये फाउंडेशन है सर। अगर ये सब नहीं आएगा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, लिटरेचर पार्ट में अगर आपको दिक्कत आएगी आप क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट शुरू करें। छाप लिया? ये छाप लिया? फटाफट से देख लिए सारे नंबर जो भी हमने पढ़े थे, है ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट फटाफट से, पार्ट 2 इंडाइसेस एंड सर्च। आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट। 5 मिनट में इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए सर, ए को लिखते लिखते m टाइम्स लिखा, क्या मैं इसे a पावर m लिख सकता हूँ? नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 2 को मैंने, बचपन की बातें कर रहा हूँ, है ना, 5 बार लिखा, क्या मैं इसे 2 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ? हाँ कि ना? वेरी गुड। सेकंड, मुझे बताइए, अगर आप में लिखा है 8 टाइम्स m मल्टीप्लाई 8 टाइम्स n, याद रखिएगा क्या कॉमन है? बेस कॉमन है, पावर डिफरेंट है। तो क्या मैं इसे a प्लस m प्लस n लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या लिखा है? 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज 8, 4 8 जा 22। क्या मैं इसे 2 प्लस 3 2 पावर 5 लिख सकता हूँ? 2 पावर 5 कुछ नहीं होता, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 टाइम्स 2 32। नहीं आई बात समझ में? क्या बचपन की यादें याद रही हैं? याद रखिएगा क्या, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो देखने, रिप्रेजेंटेशन कैप्चर करता है। मैंने एक बार क्वेश्चन क्या दिया पता है आपको? 9 पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर, सॉरी 8 पावर x प्लस वाई। ये खेल खेला मैंने, उसको याद तो था कुछ ऐसा कि पावर बेस सेम होता है, तो उसने कल को क्या लिख दिया? उसने 8 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम्स x प्लस वाई लिख दिया। सॉरी, उसने जो आंसर देखा तुरंत इसको n की 9 की वैल्यू लिखकर x प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिया। अब जो गलती थी, ठीक है, तो उस गलती को याद रखिएगा कि आपको ध्यान से देखना है नंबर्स को, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए सर फटाफट से यार, जल्दी जल्दी से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे बताइए 8 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स n लिखा है, तो इसका क्या मतलब लिखा है? क्या इसका मतलब लिखा है a m माइनस n, डिवीजन होते ही इंडाइसिस में क्या होता है? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 छम्मा छम्मा बचा क्या? 2। लेकिन अगर इसको हम इससे लिखते तो 2 पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 पावर 1। क्या यही आंसर आया? देखिए फटाफट से, ये छोटी छोटी बातें हैं। जब टेस्ट दे रहे होंगे ना, कब है टेस्ट आपका? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, है ना? इसी में खेलूंगा मैं। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मारे जाओगे ना। फंडामेंटल यही रहेगा, बस इनकी जो है ना खतरनाक शक्ल दूंगा। 2 थोड़ी ना दूंगा, 3 नंबर थोड़ी ना दूंगा, 7 थोड़ी ना दूंगा, मैं तो अपने एक्सप्रेशन इसमें डालूंगा, खेलूंगा। लेकिन इसी से पेपर वाला भी यही करता है, आप करते हैं ये।
चल देखें, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, ये बात अगर समझ में आती है मुझे बताइए, अगर मेरे पास a पावर m की पावर n है तो क्या मैं उसे am इंटू n लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? जैसे कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, तो मुझे बताइए 2 टाइम्स 2 इज 4 और 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है क्या? ठीक है, इसके हिसाब से सोचिए, क्या 2 टाइम्स 2 इंटू 3 2 पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, क्या ये और ये मैच कर गया? नहीं आया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए। एक और बात इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको पावर माइनस दिखे तो याद रखना माइनस का सिंपल मतलब होता है रेसिप्रोकेट, उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा, दैट इज नथिंग बट ये लिखा हुआ है 1 पावर am। माइनस का पावर का सिंपल खेल है कि आप उसको रेसिप्रोकेट कर दो, दैट इज a पावर 1 अपॉन m लिख दो। कल को आपको 7 1/2 लिख, सॉरी 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 मैंने तो अच्छा नंबर लिख दिया था, 7 माइनस 2 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, ये 7 स्क्वायर, माइनस मतलब ये और स्क्वायर वो जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 49। नहीं आया, नहीं आया। अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, अगर आपके पास a पावर x इज इक्वल्स टू a पावर y लिखा है, a पावर x a पावर y लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब या तो a 1 है, सोचो 1 की पावर x और 1 की पावर y क्या 1 देगा और ये भी 1 देगा, तो ये इक्वल है, ठीक है। नहीं आया, या तो a क्या है 1 है, या a क्या है 0 है, 0 की कुछ भी पावर चढ़ा दो, 0 की कुछ भी पावर चढ़ा दो, क्या वो 0 रहने वाला है? क्या वो 0 रहने वाला? अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि ये वाला लिख लो, लिख लो, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, याद रखना, और 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ऐसे नहीं लिख सकते अपन, है ना। तो 0 का कुछ भी पावर चढ़ाओ 0 होना चाहिए, ये गलत है, ये लिखना गलत है, 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता, बकवास, ठीक है। याद रखना क्योंकि अगर नंबर है उसका 1 होगा, 0 की पावर लिखना 0 गलत है, 0 की और कोई पावर होगी तो 0 होगा। अगर x और y बराबर हो जाए तो नहीं आया भाई, अगर ये कंडीशन दी है या x इक्वल्स टू y हो जाए क्या तब भी हम पे कोई दिक्कत आएगी? सोचो, याद रखना कभी भी आपको a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर आए, या a इक्वल टू 1 होगा और a होगा या x होगा, याद रखना एक नंबर अगर बड़ा है छोटा है तो उसमें a 0 के केस में, ठीक है, 0 वाले केस में। क्या समझ में आई? ये बात समझ में आई कि a की पावर मतलब सेम नंबर में x और y है तो उसकी 3 केसेस होंगे, या तो मान लो a 1 हो, तब ऐसा हो सकता है ये a 0 हो या x और y ही 1 हो, ठीक है। अगर ये नंबर समझ में आता है तो मुझे बताओ। चलो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, रूट a टाइम्स रूट b इज इक्वल्स टू रूट ए बी, ठीक है। सेकंड मतलब कि अगर रूट 3 इंटू रूट 4 लिखा है कल को तो आप उसको रूट 12 लिख सकते हो। रूट a टाइम्स रूट b लिखा है अगर, तो याद रखना कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं होगा उससे, है ना। तो उसको क्या करना होता है, एक टर्म पड़ा होगा रैशनलाइजेशन, तो उसको बना देते हैं रूट ए बी अपॉन रूट सॉरी बी, ठीक है। हमेशा याद रखना, यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever
whenever you will see root in denominator, rationalize it. क्या rationalization पढ़ा है? पढ़ा है क्या? कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको a अपॉन रूट बी प्लस रूट सी दिया है, इसको रैशनलाइजेशन क्या करते हैं अपन? रूट बी माइनस रूट सी अपॉन रूट बी माइनस रूट सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो यहाँ नंबर होता है उसका अपोजिट साइन से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टी का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाया तो स्क्वायर आया, और स्क्वायर में वो जादू है कि वो स्क्वायर रूट हटा देता है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ये कल को रूट बी माइनस रूट सी अपॉन बी माइनस सी बन गया। क्या नीचे से रूट हट गया? हाँ, ऊपर रूट है चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था? नीचे रूट अपशगुन है, नीचे रूट अपशगुन है, ऊपर चलेगा क्योंकि कुछ रूट्स की वैल्यू मुझे पता है ना, तो मैं उससे कैलकुलेट कर लूंगा। नहीं आया, ठीक है। तो ये इसको एक और चीज बोलते हैं, याद रखना, जिससे मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। सर कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं? कुछ नहीं, याद रखना कि इस आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास a रूट b है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? a माइनस रूट b, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हाँ, कल को वो इसके आगे माइनस लगा देगा, यहाँ माइनस लगा देगा, उसका कॉन्जुगेट पेयर बोलेगा, तो सिंपल से क्या करना है? कुछ नहीं करना, माइनस a रूट प्लस रूट b कॉन्जुगेट पेयर होगा। तो आपको ये आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको ये आइडेंटिटी से बना के करके मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन। नहीं आया? कितनों को ये बात समझ में आई? ये हम क्यों लिखा? मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये एक्चुअली 1 ही है, तो ये नंबर यही है एक्चुअली। ए रूट बी प्लस रूट सी मल्टीप्लाई 1, कोई फर्क पड़ा इसको? नहीं पड़ा। ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी मल्टीप्लाई बाय रूट बी माइनस रूट सी अपॉन रूट बी माइनस रूट सी। क्या ये और ये 1 ही तो लिखा है? कोई फर्क पड़ा इसको? नहीं। लेकिन यहां जादू हो गया, ये लिखा हुआ था a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लिखा हुआ है a अपॉन रूट बी माइनस रूट सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सॉरी बी माइनस सी। नहीं आया बोल दो, ठीक है। तो ये बात है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, डिवाइड कर लिया ना अपन ने, तीसरा लिखें, ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं a रूट सी प्लस बी रूट सी। तो याद रखना, अगर रूट सी कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? a प्लस बी। जनरली इसको आगे लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है वैसे तो, इसको लिखेंगे b प्लस सी रूट 2। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, यू कैन राइट इट एज 7 रूट 3। समझ में? इसको एक एंटिटी की तरह करेंगे, जैसे कि 2x प्लस 5x, इसको क्या लिख सकते हैं? 7x। तो सेम वे 2 रूट 3 5 रूट 3, तो 2x प्लस 7 7x, दैट इज नथिंग बट 7 रूट 3। ठीक है, nth पावर है ना। अच्छा, छोटी और बातें मैं बताना चाहूंगा। मुझे बताइए, अगर मैंने ये लिखा हुआ है a तो की पावर m, सॉरी mth, इसको मैं बोलता हूँ mth रूट a, है ना, mth रूट a। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये a पावर 1/m, जो हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसका मतलब a पावर 1/2। अगर मैंने यहां लिख दिया ये, इसका मतलब क्या हो गया? a 1/3 क्यूब रूट, है ना, है ना। अगर कोई भी नंबर nth पावर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसे सर्च बोलते हैं भाई, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 8 क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्या ये लिखा हुआ है 2 क्यूब? इसको लिखा तो 3 की पावर 1/3। अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी a पावर m टाइम्स n, क्या होता है? a mn, तो 2 टाइम्स 3 इंटू 1/3, छम्मा छम्मा, क्या बचा? 2 पावर 1, जो कि 2 ही होता है। नहीं आया? कर लेंगे क्या? क्या बात समझ में आई है? कभी भी याद रखना, m पावर a क्या लिखा हुआ है? a अपॉन 1/m। ठीक है, ठीक है।
तो ये पार्ट 2 आपका फिनिश होता है यहाँ पर। इसमें कुछ और बातें करनी नहीं है। अब बस छोटी छोटी बातें, वो मैं अगर लिखूं तो मेरी तौहीन है ना। अगर x की पावर y पावर m है, x की पावर y पावर m है, तो मुझे बताइए सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x की पावर m और y की पावर m भी है? नहीं आया। अगर कल को सर ये लिखा हुआ है कि x y पावर m, तो क्या मैं इसे लिख दूं x की पावर m और y की पावर m? नहीं आया। क्या ये छोटी छोटी बातें बताने लायक हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का हक है, ये है ना, दोनों में बटेगा, ये भी दोनों में बटेगा, है ना, दोनों में बटेगा। ठीक है, इसका हक कोई नहीं मार सकता। क्या क्वेश्चंस करें फटाफट से, छोटे मोटे, बहुत बच्चों वाले, है ना, क्योंकि अभी हम बच्चों वाली बात कर रहे थे, थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं, और फिर जैसे इंटरवल आएगा मुझे लगेगा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x रूट x प्लस 15 प्लस रूट x माइनस 6 इक्वल्स टू 9। फटाफट से सॉल्व करें। कितने लोगों ने कर लिया ये? कितने लोगों ने ये किया कि स्क्वायर बोथ द साइड्स? कितने लोगों ने किया ये, है ना, ये किया ना, है ना, क्योंकि अपन मैथ्स की खेलते ही नहीं अपन, है ना। आपने किया तो ये आपको मिला होगा, अगर स्क्वायर बोथ रूट किया होगा तो x प्लस 15 प्लस x माइनस 16 प्लस 2 रूट x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल्स टू 81। ठीक है, जब आपने ये किया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे कि ये लिखा हुआ है x 2x प्लस 15 माइनस 1 प्लस 2 रूट, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, नहीं किया मान लो, लेट्स से नहीं किया आपने, है ना, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 81, इसको पूरे को उधर पहुंचाया तो ये हो गया 2x प्लस 2 रूट x प्लस 15 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 82। फिर दोबारा स्क्वायर किया, है ना, फिर किया तो ये 4x स्क्वायर बना, ये 2 पूरा x प्लस 15 x माइनस 16, और फिर प्लस 2 टाइम्स 2 4 टू 8 8 टाइम्स x, फिर रूट आया और चलते गए, है ना। तो ये तरीका थोड़ा अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? कि भाई 2 स्क्वायर रूट लिखे हैं, और स्क्वायर की क्या टेक्निक है कि आप स्क्वायर लगाते ही रूट भस्म हो जाते हैं, तो आप एक रूट इधर पहुंचा दो ना। तो अगर आप इसको x प्लस 15 रूट इज इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस करो, आप इसका स्क्वायर करो, क्या ये बचा 15, क्या बचा 81, 9 टाइम्स 9 इज 81 प्लस प्लस x माइनस 6 माइनस 2 9 आर 18 रूट x माइनस 6 बचा। हो गई यहाँ और यहाँ का डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। मुझे बताओ 8 x से x छम्मा छम्मा, यहाँ बचा 15 इक्वल्स टू 81 माइनस 6 75 माइनस 18 रूट x माइनस 6, इसको इधर ये 15 ये 75, ये 75 में से 15 गया तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 18 रूट x माइनस 6, माइनस माइनस छम्मा छम्मा, 16 डिवाइडेड बाई 18 किया इक्वल टू रूट x माइनस 6, इसको काटा तो 3 10 बाय 3 नहीं आया, है ना। अब स्क्वायर दोबारा कर दिया तो क्या बचा 100 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 6, इसको इधर भेजा 100 बाय 9 प्लस 6 9 6 54 154 अपॉन माय बैड 154 अपॉन 9 इज द वैल्यू ऑफ। क्या इतने में ही आंसर आ गया? लेकिन यहाँ तो आप अटके हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा इससे सॉल्व नहीं होगा, होगा सॉल्व। क्या आपने कैलकुलेशन ज्यादा इंक्लूड कर ली? याद रखिएगा अप्रोच में क्या, इससे सीखने की क्या बात समझ में आई? इससे क्या आपको सीखने को मिला कि स्क्वायर रूट की क्या पावर है कि वो स्क्वायर की क्या पावर है कि वो स्क्वायर रूट को भस्म कर देता है। तो अगर आप पे 2 है तो आप एक उधर पहुंचा दो जिससे दोनों तरफ कटे।
यहाँ क्या ए की तरफ खेल रहे थे आप, तो ऑफकोर्स सी बात है कि कॉम्प्लिकेशन होंगे। क्या ये समझ में आया? क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सॉल्व नहीं होगा, होगा, आंसर आएगा, इसी से भी यही आंसर आएगा। क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ये? ठीक है, मुझे क्या सिखाना था? स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बीच का झगड़ा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को भस्म कर देता है। तो कभी भी ऐसा कुछ देखें तो हमेशा कोशिश करें कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो, जिससे स्क्वायर करते ही आसानी हो जाए। इस क्वेश्चन से समझ में आई बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फटाफट से चिंदी क्वेश्चन और करेंगे। x इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2, फाइंड x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो बच्चों वाला क्वेश्चन फटाफट से करेंगे इसको। नहीं सी, जनरली क्या होता है ना, मेजर केसेस में आपको अप्रोचेस ही ध्यान रखनी होती हैं, है ना? अगर आपकी अप्रोचेस सही हैं, मतलब आप, मैं वही बोल रहा हूँ, मैनिपुलेशन का खेल। जो पहला क्वेश्चन का है, मुझे आपको एक चीज समझानी थी कि कभी भी आपको टुकड़ों में, है ना, लिखा हो स्क्वायर रूट, तो उसको अलग अलग कर दो, क्योंकि उसको जैसे आप स्क्वायर करोगे, सी एक साइड स्क्वायर करने से तो बात बनेगी राइट? बट क्यों ही इतना कॉम्प्लेक्स खेलना ना हमें? ठीक है, हाँ जी सर, ये चिंदी क्वेश्चन कर पाए कि नहीं? तो x की वैल्यू है, तो सबसे पहले x स्क्वायर निकाल लो। x स्क्वायर कितना हुआ? रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। बचपन में पढ़े थे एक प्रॉपर्टी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को यहाँ तकलीफ है, उसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहां लिख डालो, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 6। क्या ये 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, x की पावर 4 का क्या मतलब होता है? क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अभी पढ़कर आए थे? a पावर m टाइम्स n इज नथिंग बट a टाइम्स a पावर m टाइम्स n इज नथिंग बट a पावर m इंटू n। क्या x की पावर 4 को यह लिख सकता हूँ? इसका मतलब 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस 4 टाइम्स 6 24 प्लस 5 टाइम्स 2 10 टाइम्स 2 20 रूट 6। ये मैंने सही लिखा। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर 2 टाइम्स 2 इज 4 इंटू 6 24 प्लस 5 टाइम्स 2 इंटू 2ab 20 रूट 6। अब लिख दो वैल्यू, x की पावर 4 है 25 प्लस 24 प्लस 20 रूट 6 माइनस 10 टाइम्स दिस, है ना, माइनस 10 टाइम्स 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1, है ना? हाँ जी, इसको कर दो, इसको करो और इसको ऐड कर दो। तो 25 24 प्लस 25 50 प्लस 20 रूट 6 माइनस 50 माइनस 20 रूट 6। देखा तो ये छम्मा, ये छम्मा, ये छम्मा, ये छम्मा, आंसर क्या बचा? ठेंगा। आंसर क्या बचा? ठेंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। आपने क्या किया? डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके आपने उसको तोड़ लिया, जो जो आपको चाहिए था आपने डेटा बना लिया। इसको कुछ डेटा बनाया, इसका डेटा बनाया और फिर बाद में डाल दिया। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल। कई बार आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, अभी हम लॉग्स की बात करेंगे राइट, तो जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस में बात करेंगे तो हम बहुत सारा डेटा लिख के देंगे आपको, और आपका एक इंटीजर वैल्यू आनी होगी आंसर। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट डू 1 है ना, एक एक को तोड़ो, उसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो वापस। तो ये उस अप्रोच पे है। आपने एक्स स्क्वायर निकाला, आपने एक्स पावर 4 निकाला और फिर वैल्यू पुट करी, तो देखा कि जादू हो गया। ये तो छोटी बात है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, ये आपको कॉल लेनी पड़ेगी ना, ये कोई आपके दिमाग में ठनकेगा नहीं कि ऐसे डेटा प्रिपेयर करना है पहले से अलग अलग। ये आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, आपको खुद कोई क्वेश्चंस में दिखने लगेगा, आपका हाथ खुद करने लगेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आज जो भी हमने पढ़ाया DHF करेंगे आप राइट, तो उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे डेली होमवर्क फाइल के पेज 1 में,
जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका हाथ चलना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें ना, बेसिक बेसिक से कुछ अच्छा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस तो अभी हमने शुरू किया ही नहीं, अभी तो हम फाउंडेशन बना चल रहा है कि बाद में हमें तकलीफ ना हो, है ना। तो आप जब प्रैक्टिस ज़्यादा सॉल्व करने लगोगे तो आपको अपने आप दिखने लगेंगी चीज़ें, ये मान के चलो आप, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैशनलाइज, हाँ जी करिए जरा। क्या बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर में रूट तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था ए रूट बी प्लस रूट सी का, है ना। कई बच्चों को डर यहाँ लग रहा होगा, आपने कहा था सर ये, लेकिन यहाँ तो सर आपने रूट सी कुछ एक सी भी दे दिया, अब इसमें कंजुगेट कैसे पेयर बनाऊं। अरे गधो, अरे गधो, अरे गधो, कितनों को ये डाउट आ रहा है। अरे आप इसको ए मान लो तो ये क्या लिखा हुआ है, और इसको बी मान लो, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नहीं, अगर आपने इसको ए माना और इसको बी माना तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो। क्या ये अभी भी 1 लिखा हुआ है ऊपर नीचे, है ना। इसको सॉल्व किया तो ऊपर आया 12 टाइम्स, है ना, 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2। ऊपर लिखा है 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन नीचे क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दो नीचे, नहीं आया, लिख के दिखाता हूँ, है ना। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है आपके लिए। ऊपर वाले को छोड़ो ही मत, नीचे वाले को खेलते हैं पहले। 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2, नीचे वाले को खोला तो ये बना 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 3 6 रूट 5, नहीं आया। माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, है ना। तो मुझे बताओ 8 से एक बचा 1, 1 प्लस 5 6, तो नीचे बचा आपके पास 12 टाइम्स 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 6 प्लस 6 रूट 5। अगर मैं यहां से 6 खींच लूं कॉमन, 1 रूट 5 बचा, 2 आ गया। सर आपने बोला था कि डिनोमिनेटर में तो रूट नहीं होता, आपके में तो है, इसको फिर रैशनलाइज कर दो, फिर रैशनलाइज कर दो। तो इसको फिर रैशनलाइज किया तो 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 माइनस रूट 5 से किया। जैसे ही इसको रैशनलाइज किया तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 माइनस 5। जैसे ही इसको अब सॉल्व कर लो, क्या ये शगुन का बन गया, नीचे तो डिनोमिनेटर हट गया। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से,